हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर्स के बारे में। तो हम लोग देखेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, जुडिशियल पावर्स, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, वीटो पावर। ये जो पावर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, इसको हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखते हैं रिलेटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस को कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन कौन से आर्टिकल द्वारा मिला है? आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा मिला है। आर्टिकल 52 कह रहा है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दैट मीन्स देयर हैज़ टू बी अ प्रेसिडेंट इन अ कंट्री ऑल द टाइम। ये कोई ऑप्शनल नहीं है कि प्रेसिडेंट नहीं होगा हमारे देश में तो चल जाएगा, नहीं। देयर शैल बी, दैट मीन्स इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट टू हैव अ प्रेसिडेंट इन अ कंट्री। नेक्स्ट आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 कहता है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन shall be vested with the president and shall be exercised by him either directly or indirectly through officers subordinate to him in accordance with the Constitution of India. आर्टिकल 53 क्या कह रहा है? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। अब ये एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब क्या है? देखो, तीन ऑर्गन्स ऑफ स्टेट है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉज। हु इज द लेजिस्लेटिव बॉडी एट द लेवल ऑफ द यूनियन? पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। एट द लेवल ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनको पावर मिली है लॉज बनाने की, इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव पावर, द पावर टू मेक लॉज। एग्जीक्यूटिव को पावर है उन लॉज को इम्प्लीमेंट करने की। हु इज द एग्जीक्यूटिव एट द लेवल ऑफ द यूनियन? प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव है। एट द लेवल ऑफ द स्टेट, गवर्नर एग्जीक्यूटिव है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव है। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लॉज। सो द पावर टू इम्प्लीमेंट द लॉज को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। ये पावर एग्जीक्यूटिव के पास है। एग्जीक्यूटिव कौन है आपको पता चला? प्रेसिडेंट एक एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव है, कैग एक एग्जीक्यूटिव है, सीबीआई एक एग्जीक्यूटिव है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव है। तो इन एग्जीक्यूटिव के पास पावर है टू इम्प्लीमेंट दी लॉज। और तीसरा ऑर्गन ऑफ स्टेट जुडिशरी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग दी लॉज। तो हर एक ऑर्गन का अपना अपना काम है। अब आर्टिकल 53 में कह रहा है द एग्जीक्यूटिव पावर। अब आपको एग्जीक्यूटिव पावर मतलब पता चला, द पावर टू इम्प्लीमेंट दी लॉज। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट and shall be exercised by him either directly or indirectly through officers subordinate to him। यहाँ पे officers subordinate to him का मतलब है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये आर्टिकल और आपको अच्छे से पता चलेगा जब हम लोग आर्टिकल 74 देखेंगे। देखो, आर्टिकल 74 कहता है देयर शैल बी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। बस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इतना ही था। कितना था? देयर शैल बी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। दैट्स इट। इतना ही मेंशन किया गया था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब ये आर्टिकल कह रहा है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की है कि आपको एडवाइज करना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे ये है कि जो भी एडवाइस यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को दे रहे हैं, क्या वो एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है? क्या वो एडवाइस प्रेसिडेंट को माननी ही पड़ेगी? ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो इतना ही मेंशन है, देयर शैल बी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। दैट्स इट। इसके आगे तो कुछ भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसलिए फिर इंदिरा गांधी की सरकार ने पास किया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 और उसमें एक लाइन ऐड कर दी। क्या लाइन ऐड की? हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। मतलब अब ये एडवाइस को बाइंडिंग कर दिया गया बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये बाइंडिंग नहीं था। ये कन्फ्यूजन था कि पता नहीं बाइंडिंग है कि नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने पास किया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 और ये लाइन ऐड किया, हु शैल, देयर शैल बी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। हु शैल ऐड किया गया बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। मतलब अब ये एडवाइस को बाइंडिंग कर दिया गया। जो भी एडवाइस यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देंगे, प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। मतलब अब ये एडवाइस बाइंडिंग है। उसके बाद
उसके बाद आई मोरारजी देसाई की सरकार, उन्होंने पास किया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 और उन्होंने इस लाइन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, बट और एक लाइन ऐड कर दी आर्टिकल 74 में। वो लाइन ऐड क्या की, उसमें ऐसा लाइन ऐड किया गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो सिर्फ एक बार इस एडवाइस को वापस भेज सकते हैं टू प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन सिर्फ एक बार। अगर वही एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, अगर वही एडवाइस प्रेसिडेंट को वापस भेजे, देन प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट ऑन सच एडवाइस। दैट मीन्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में एडवाइस बाइंडिंग नहीं थी। इंदिरा गांधी की सरकार ने ऐड किया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, हु शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, ये एडवाइस को बाइंडिंग कर दिया। फिर आई मोरारजी देसाई की सरकार। मोरारजी देसाई की सरकार ने क्या किया, उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है आपके पास सिर्फ एक बार ये पावर है कि आप ये एडवाइस को यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को वापस भेज सकते हो, लेकिन अगर वही एडवाइस यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने आपको भेजी, देन यू हैव टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, आपको फिर वो एडवाइस माननी ही पड़ेगी। ये है आर्टिकल 74। देखो आर्टिकल 74, Council of Ministers to aid and advise the President. There shall be Union Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President. इतना ही था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। Who shall in exercise of his function act in accordance with such advice. ऐड किया गया by 42nd Constitution Amendment Act of 1976। फिर और क्या लाइन ऐड किया गया by 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा। ये सुनो, प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर सच एडवाइस। सिर्फ एक बार प्रेसिडेंट ये एडवाइस वापस भेज सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को टू रिकंसिडर, लेकिन ईदर जनरली और अदरवाइज, एंड द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। वही एडवाइस अगर वापस आएगी, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट ऑन सच एडवाइस। ये ऐड किया गया बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ठीक है, अब ये आर्टिकल 74 द्वारा आपको क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि जो रियल पावर है दैट इज वेस्टेड विद द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट अपने मर्जी से डिसीजन नहीं ले रहा है, प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब मेरी मर्जी, ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दैट मीन्स हर जगह प्रेसिडेंट का सिग्नेचर तो लगेगा, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट, बट जो रियल पावर है, रियल पावर तो प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है ना। वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर रहे हैं, तभी तो प्रेसिडेंट डिसीजन ले रहा है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहला एग्जीक्यूटिव पावर अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा ऑल द एग्जीक्यूटिव डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट शैल बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब जो भी डिसीजंस है वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाएगा, इसीलिए प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड एग्जीक्यूटिव कहते हैं। नॉमिनल मीन्स इन नेम ऑफ, प्रेसिडेंट के नाम पे सब काम किया जा रहा है, बट जो रियल हेड है, रियल हेड एग्जीक्यूटिव, रियल पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसीलिए प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड एग्जीक्यूटिव बोलते हैं और प्राइम मिनिस्टर को रियल हेड एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। अब आपको पता चला कि प्रेसिडेंट को नॉमिनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑल द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट विल बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जा रहा है, इसीलिए प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड एग्जीक्यूटिव बोल रहे हैं। बट जो रियल पावर है, रियल पावर इज वेस्टेड विद द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को रियल हेड एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग फटाफट देखते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। अब आपको अच्छे से पता चलेगा, जस्ट अ मिनट। देखो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया। तो हमारे मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया के लिए अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी यूके से, क्योंकि हमारे कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। तो जो हेड ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर। यूके में हेड ऑफ द स्टेट इज अ किंग और क्वीन, वो मोनार्क है, लेकिन इंडिया में जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो प्रेसिडेंट है, वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वो हम लोग इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट में देखेंगे। ठीक है, तो इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर। यूएसए में जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी फॉलो किया जाता है, यूएसए में हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द सेम पर्सन, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। अब ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड सर्व्स एज अ सिंबल ऑफ नेशंस यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी। देयर शैल बी, देखो there is a clear provision in the constitution which mentions that there shall be union council of minister to aid and advise the president। अब मान लो
कि प्रेसिडेंट को जो भी एडवाइस यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं, अगर प्रेसिडेंट ने उस एडवाइस को मानने से इनकार कर दिया तो आर्टिकल 74 में ये एडवाइस तो बाइंडिंग कर दी गई है, लेकिन अगर ये एडवाइस प्रेसिडेंट ने मानने से इनकार कर दिया देन इट विल बी कंसिडर्ड एज द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इस केस में प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से रिमूव भी किया जा सकता है, इम्पीच भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि एडवाइस माननी ही पड़ेगी। सिर्फ एक बार वो रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, अगर वही एडवाइस आई तब तो माननी पड़ेगी। मान लो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह रहा है मैं ये एडवाइस नहीं मानता, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड इन दिस केस द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड और रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। ये याद रखिएगा। अब चलो, अब हम लोग देखते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स। फॉर एवरी एग्जीक्यूटिव एक्शन दैट द इंडियन गवर्नमेंट टेक्स इज टू बी टेकन इन हिज नेम। मैंने आपको बताया सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जो भी डिसीजंस है गवर्नमेंट को वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाएंगे, इसीलिए प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। और क्या एग्जीक्यूटिव पावर है? प्रेसिडेंट बहुत सारा अपॉइंटमेंट भी करता है, जैसे कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट दी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट विल अपॉइंट कैग, Comptroller and Auditor General of India. President also has the power to appoint Chief Election Commissioner, other Election Commissioner, Chairman and members of UPSC, State Governors, Finance Commission of India, Chairman and members. President will appoint National Commission of Scheduled Caste, Scheduled Tribes, other backward class. He will appoint Interstate Council. He appoints Administrator of the Union Territories. तो ये है एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। अब हम लोग देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले हमें देखना होगा उसके लिए आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 79 कहता है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया शैल कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट प्रेसिडेंट is not a member of the parliament. President is not a member of either लोकसभा और राज्यसभा। फिर आर्टिकल 79 में ये कैसे कह दिया कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया शैल कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रेसिडेंट के बिना पार्लियामेंट फंक्शन ही नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट इज अ फंक्शनल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, बट प्रेसिडेंट के बिना पार्लियामेंट फंक्शन नहीं कर सकता। कैसे? आपको पता है कि कोई भी बिल तब तक लॉ नहीं बन सकता जब तक उस बिल को लोकसभा राज्यसभा पास ना कर दे और उस बिल को प्रेसिडेंट एसेंट ना दे दे। नो बिल कैन बिकम अ लॉ अनलेस इट इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड गिवन एसेंट बाय द प्रेसिडेंट। भाई लोकसभा राज्यसभा तुम बिल पे डिबेट डिस्कशन करते रहो, वोटिंग करते रहो, तुम दोनों ने इस बिल को तो पास कर दिया लोकसभा राज्यसभा ने, लेकिन वो बिल तब तक लॉ नहीं बनेगा जब तक प्रेसिडेंट उस बिल पे एसेंट नहीं देगा, प्रेसिडेंट उस बिल पे साइन नहीं करेगा, तब तक वो बिल लॉ नहीं बन सकता। इसीलिए कहा गया है प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या रीजन है? अंडर आर्टिकल 108 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू समन जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। देखो, एक तो मैंने आपको बताया कि बिल लॉ कैसे बनेगा, लोकसभा ने भी पास कर दिया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, बिल गया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया, मुबारक हो, बिल लॉ बन गया। एक तो ये हुआ। दूसरा चांस है डेडलॉक का। डेडलॉक कब होता है? मान लो लोकसभा ने बिल को पास कर दिया, राज्यसभा ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया। डेडलॉक सिचुएशन नंबर 1। मान लो लोकसभा ने इस बिल को पास कर दिया, ये बिल गया राज्यसभा के पास, राज्यसभा ने इस बिल को वापस भेज दिया लोकसभा को विथ रिकमेंडेशंस, लेकिन लोकसभा ने इस रिकमेंडेशन को मानने से इनकार कर दिया। डेडलॉक सिचुएशन नंबर 2। मान लो लोकसभा ने बिल को पास किया, राज्यसभा ने बिल को विदहोल्ड कर लिया फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months और मोर। विदहोल्ड करना मतलब राज्यसभा विल नॉट एक्ट ऑन दिस बिल, ना इस बिल को लोकसभा को वापस भेज रहा है, ना इस बिल को रिजेक्ट कर रहा है, विदहोल्ड करके रख लिया है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months और मोर। डेडलॉक सिचुएशन नंबर 3। तो इन सिचुएशंस में जब डेडलॉक होगा अंडर आर्टिकल 108, इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस डेडलॉक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू समन जॉइंट सेशन। जॉइंट सेशन मतलब अब इस जॉइंट सेशन में दोनों हाउसेस के मेंबर्स होंगे, लोकसभा के भी, राज्यसभा के भी। ठीक है, अब इस बिल पे डिबेट डिस्कशन करो, अब वोटिंग करो, अब अगर बिल पास हो गया तब जाएगा फिर वो प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए। मतलब अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू समन जॉइंट सेशन इन ऑर्डर टू resolve the deadlock. Hence again it is proved that president is an integral part of the parliament. देखो, legislative powers of the president, सबसे पहले he summon a joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha in case of a deadlock.
जैसे मैंने आपको बताया अंडर आर्टिकल 108 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू समन जॉइंट सेशन इन केस ऑफ अ डेडलॉक, और ही एड्रेसेस द इंडियन पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन। तो जनरल इलेक्शन के बाद लोकसभा का जो फर्स्ट सेशन होगा उसको एड्रेस भी करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही अपॉइंट्स स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा व्हेन दी सीट्स फॉल वेकेंट। तो जब वैकेंसी होगा उनके ऑफिस पे, देन प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू अपॉइंट स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और क्या लेजिस्लेटिव पावर्स है? प्रेसिडेंट विल नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू दी राज्यसभा। कितना मेंबर्स? 12 मेंबर को प्रेसिडेंट विल नॉमिनेट टू दी राज्यसभा who has special knowledge and practical experience in the field of art, science, literature and social service, and president will nominate 2 members, 2 मेंबर को नॉमिनेट करेगा लोकसभा के लिए फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ये सब लेजिस्लेटिव पावर्स है प्रेसिडेंट का। और प्रेसिडेंट ही रिकमेंड्स और परमिट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी बिल तब तक लॉ नहीं बन सकता जब तक उस बिल को लोकसभा राज्यसभा ना पास कर दे और प्रेसिडेंट असेंट ना दे दे। ये तो हो गया। लेकिन देखो, इन केस ऑफ मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। मतलब ऑर्डिनरी बिल के केस में नहीं, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल के केस में जब आप मनी बिल और फाइनेंशियल बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे हो पार्लियामेंट में, मान लो मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, जब मैं लोकसभा में मनी बिल और फाइनेंशियल बिल को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ तो इंट्रोड्यूस करने से पहले मुझे प्रेसिडेंट के परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। इसको कहते हैं प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑर्डिनरी बिल के केस में प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। इन केस ऑफ मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। वही कहा गया है, ही रिकमेंड्स और परमिट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स, दैट इज मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल। और क्या लेजिस्लेटिव पावर है? ही प्रमलगेट्स ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट हम लोग आगे देखेंगे। और क्या लेजिस्लेटिव पावर है? ही समन्स और प्रोरोग्स द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। अब इसका मतलब क्या है? देखो, मान लो लोकसभा में आज सपोज जो भी एजेंडा के हिसाब से डिसाइड किया गया था, मान लो डिसाइड किया गया था कि आज जो है लोकसभा में एक बिल पे वोटिंग होगा। वोटिंग हो चुका है, मतलब आज का जो काम है, बिजनेस ऑफ द हाउस इज कंप्लीट, आज का काम हो चुका है। अब स्पीकर क्या करेगा? स्पीकर एक ऑर्डर पास करेगा, उस ऑर्डर को बोलते हैं एडजर्नमेंट ऑर्डर। ये एडजर्नमेंट ऑर्डर सिंपल एडजर्नमेंट ऑर्डर भी हो सकता है, एडजर्नमेंट साइन डाई ऑर्डर भी हो सकता है। एडजर्नमेंट मतलब स्थगित करना, हाउस के प्रोसीडिंग्स को स्थगित करना को बोलते हैं एडजर्नमेंट। अब जैसे पता चल गया कि बिजनेस ऑफ द हाउस इज कंप्लीट, आज का काम हो चुका है, तो सिर्फ बोल देने से तो नहीं होता है बिजनेस ऑफ द हाउस इज कंप्लीट। स्पीकर पास करेगा, मान लो पास किया स्पीकर ने सिंपल एडजर्नमेंट ऑर्डर। अब ये सिंपल एडजर्नमेंट ऑर्डर में बता दिया जाएगा कि वापस कब सिटिंग होगा, मतलब डेट ऑफ रीअसेंबली विल बी मेंशन इन दी सिंपल एडजर्नमेंट। मान लो हमें 2 घंटे बाद मिलना है या 10 दिन बाद मिलना है या 15 दिन बाद सिटिंग होगा, वो ये सिंपल एडजर्नमेंट ऑर्डर में स्पीकर मेंशन कर देगा। लेकिन जब स्पीकर एडजर्नमेंट साइन डाई ऑर्डर पास करेगा, एडजर्नमेंट मतलब आपको पता चला हाउस के प्रोसीडिंग्स को स्थगित करना, लेकिन जब स्पीकर एडजर्नमेंट साइन डाई ऑर्डर पास करेगा तो उसमें डेट ऑफ रीअसेंबली इज नॉट मेंशन्ड। उस एडजर्नमेंट साइन डाई ऑर्डर में ये नहीं बताया जाएगा कि नेक्स्ट सिटिंग कब होगा, 2 घंटे बाद होगा, 4 घंटे बाद होगा, 10 दिन बाद होगा, 2 महीने बाद होगा। उस एडजर्नमेंट साइन डाई ऑर्डर में कुछ भी नहीं बताया जाता है। एडजर्नमेंट सिंपल एडजर्नमेंट ऑर्डर में तो स्पीकर ने बता दिया कि भाई हम इतने दिन बाद जो है सिटिंग करेंगे, लेकिन एडजर्नमेंट साइन डाई ऑर्डर में कुछ भी नहीं बताया जाता है। तो फिर ये कौन बताएगा कि नेक्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा कब होगा, क्योंकि एडजर्नमेंट साइन डाई ऑर्डर में तो कुछ भी मेंशन नहीं है। तो ये बताएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कैसे? ये जो एडजर्नमेंट साइन डाई ऑर्डर है स्पीकर ने पास कर दिया, अब ये एडजर्नमेंट साइन डाई ऑर्डर जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगा और इशू करेगा नोटिस ऑफ प्रोरोगेशन। क्या इशू करेगा? नोटिस ऑफ प्रोरोगेशन। जब प्रेसिडेंट नोटिस ऑफ प्रोरोगेशन इशू करेगा उसके बाद ही लोकसभा रिसेस में छुट्टी में जा सकती है। मतलब स्पीकर के द्वारा सिर्फ एडजर्नमेंट साइन डाई ऑर्डर पास कर देने से नहीं होता है, या चेयरमैन के द्वारा, जब तक प्रेसिडेंट उस ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करेगा और इशू नहीं करेगा नोटिस ऑफ प्रोरोगेशन, तब तक पार्लियामेंट रिसेस में छुट्टी में नहीं जा सकती। इसीलिए कहा जाता है प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 79। और फिर वापस कब सेशन होगा, तो उसके लिए प्रेसिडेंट जो है समन ऑर्डर भेजेगा टू द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। समन मतलब इनवाइट करना होता है, ठीक है।
तो प्रेसिडेंट समन ऑर्डर भेजेगा ऑब्वियसली ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर वापस से सेशन होगा लोकसभा और राज्यसभा का। मतलब कि प्रेसिडेंट के परमिशन के बिना भाई पार्लियामेंट ना तुम छुट्टी में जा सकते हो ना तुम वापस सेशन में आ सकते हो। वही कहा गया है लेजिस्लेटिव पावर्स में। देखो, ही समन्स और प्रोरोग्स पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। तो अब हम लोग देखते हैं जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो, इसमें हम लोग देखेंगे पार्डनिंग पावर और मर्सी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये जो पार्डनिंग पावर है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी गई है अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और गवर्नर ऑफ स्टेट को दी गई है अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो मर्सी पावर है, ये जो पार्डनिंग, ये जो रहम करने की पावर है, ये पहले ज़माने में राजा और शहंशाहों के पास होती थी, किंग्स और एम्पायर के पास होती थी। यही पावर आज हमारे संविधान द्वारा प्रेसिडेंट और गवर्नर को दी गई है। तो एक तो आपको पता है जो नॉर्मल जुडिशियल प्रोसीडिंग होता है, मान लो आपने कोई केस फाइल किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपको सज़ा सुना दी, अगर आपको गिल्टी डिक्लेयर कर दिया, यू कैन फाइल एन अपील बिफोर द हाई कोर्ट। मान लो हाई कोर्ट ने भी सज़ा सुना दी, देन यू कैन फाइल एन अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आगे आप कहीं और अपील नहीं कर सकते। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट इज़ द एपेक्स कोर्ट इन अ कंट्री, उसके ऊपर तो आप कहीं अपील नहीं कर सकते। तो जो नॉर्मल जुडिशियल प्रोसीडिंग है वो अब ख़त्म हो चुका है, आप कहीं और अपील नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा, अपील नहीं कर सकते, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हो। एट एनी स्टेज यू कैन अप्लाई फॉर मर्सी पिटिशन बिफोर द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। तो ये आर्टिकल 72 जो कि पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है, आर्टिकल 72 कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस। अब ये सब टर्म्स का क्या मतलब है फटाफट हम लोग देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले कम्यूटेशन। कम्यूटेशन मतलब होता है ऑफरिंग अ लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। मान लो अगर किसी को फांसी की सज़ा मिली थी तो उसको उम्र कैद में लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट करना, तो ये प्रेसिडेंट कर सकते हैं, वो होता है कम्यूटेशन। इट डिनोट्स दी सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म। उसके बाद रेमिशन। रेमिशन मतलब रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस। मान लो किसी को 15 साल की सज़ा हुई थी तो उसको 7 साल कर देना, तो उसको बोलते हैं रेमिशन। उसके बाद रिस्पाइट। रिस्पाइट मीन्स ऑफरिंग अगेन लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। स्पेशल सर्कमस्टांसेस मतलब कि मान लो किसी को कोई बीमारी है, किसी को मान लो कैंसर है, एड्स है, या मतलब कोई बीमारी से अगर कोई आदमी जूझ रहा है तो फिर उस केस में उसकी सज़ा को कम करना, वो होता है रिस्पाइट। इट डिनोट्स awarding a lesser sentence in place of one originally awarded due to special fact such as physical disability or pregnancy of a women offender। तो उस केस में सज़ा को कम किया जा सकता है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। रिप्राइव मीन्स डिले इन द बिगनिंग ऑफ द पनिशमेंट। मान लो किसी को 5 दिसंबर को सज़ा मिलने वाली थी तो उसको 4 मार्च कर देना। हो सकता है जो एक्यूज्ड है उसको कुछ काम है, हो सकता है उसकी बहन की शादी है, या उसको और थोड़ा टाइम चाहिए इन ऑर्डर टू सीक पार्डन फ्रॉम द प्रेसिडेंट और गवर्नर, तो उस केस में डिलेइंग इन द बिगनिंग ऑफ द पनिशमेंट वो भी किया जा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। फिर बचा क्या, पार्डन। पार्डन मतलब होता है माफ़ कर देना। मान लो किसी को उम्र कैद की सज़ा हुई थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, तो प्रेसिडेंट बोलेगा अब ये सज़ा काटने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर जाओ। या मान लो किसी को 2 साल की सज़ा हुई थी तो वो भी सज़ा काटने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर जाओ। तो प्रेसिडेंट कैन पार्डन ऑल्सो। It removes both the sentence and the conviction and completely absolves the convict from all sentences, punishment and disqualification। ठीक है। और क्या पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट बचा, फाइनेंशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये फाइनेंशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में सबसे पहला है टू इंट्रोड्यूस द मनी बिल प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। तो जब आप मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे हो लोकसभा में तो इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। ही कॉजेज द यूनियन बजट टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। तो ही विल कॉज द यूनियन बजट टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर ही करते हैं, बट फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते हैं ना, ये एक समरी होता है बजट का, वो प्रेसिडेंट को दिखाते हैं, फिर प्रेसिडेंट उस समरी पे साइन करते हैं, देन फाइनेंस मिनिस्टर विल प्रेजेंट द बजट बिफोर द लोकसभा। To make a demand for grant, his prior recommendation is a prerequisite. He constitute the finance commission every 5 years. तो ये है कुछ financial powers of the president। अब हम लोग देखते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये पावर प्रेसिडेंट को दी गई है अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 123 कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू प्रोमोलगेट एन ऑर्डिनेंस व्हेन वन और बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। ये पावर प्रेसिडेंट को दी गई है कि आप एक ऑर्डिनेंस पास कर सकते हो एंड दिस ऑर्डिनेंस विल हैव द सेम इफेक्ट एज लॉ।
ठीक है। तो प्रेसिडेंट को, एक एग्जीक्यूटिव को ये पावर दी गई है कि ठीक है तुम ऑर्डिनेंस पास कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब या तो लोकसभा राज्यसभा दोनों सेशन में नहीं है या दोनों में से कोई एक सेशन में नहीं है, सिर्फ तब प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू प्रोमोलगेट एन ऑर्डिनेंस। मान लो कोई अर्जेंसी है और लॉ पास करना ज़रूरी है, दोनों हाउसेज सेशन में नहीं है या दोनों में से कोई एक सेशन में नहीं है, इन दैट केस प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू प्रोमोलगेट एन ऑर्डिनेंस, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, कब पार्लियामेंट को इस ऑर्डिनेंस को अप्रूव करना होगा। तो देखो, मान लो लोकसभा राज्यसभा सेशन में नहीं थी और प्रेसिडेंट ने ये ऑर्डिनेंस पास कर दिया। अब जब वापस सेशन में आएगी, तो मान लो आज आई वापस सेशन में, तो आज से 6 हफ्ते के अंदर अंदर दिस ऑर्डिनेंस विल टेक द प्लेस ऑफ अ बिल। अब ये ऑर्डिनेंस पे डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, वोटिंग होगा। अगर ये ऑर्डिनेंस को पास कर दिया गया तब तो ठीक है, ऑर्डिनेंस लॉ बन गया। लेकिन अगर 6 हफ्ते के अंदर अंदर ये ऑर्डिनेंस पास नहीं हुआ, देन आफ्टर 6 वीक्स दिस ऑर्डिनेंस विल ऑटोमेटिकली लैप्स, दिस ऑर्डिनेंस विल बी नल एंड वॉइड, इट विल नॉट हैव द सेम इफेक्ट एज लॉ, ठीक है। तो जिस दिन सेशन में आई उस दिन से 6 हफ्ते के अंदर अंदर। अब मान लो कि ये जो लोकसभा राज्यसभा है, आपको पता है कि रिसेस जो है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है द गैप बिटवीन 2 सेशन कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स। मान लो 6 महीने का रिसेस ले ली, लोकसभा राज्यसभा 6 महीने के बाद आई, तो 6 महीना प्लस 6 वीक्स, तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स, मतलब 6 महीना और 6 हफ्ते के लिए दिस ऑर्डिनेंस कैन सर्वाइव विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल। मान लो लोकसभा राज्यसभा सेशन में नहीं थी, 6 हफ्ते तक के लिए छुट्टी में थी, 6 महीने तक के लिए छुट्टी में थी, 6 महीने से ज़्यादा तो रिसेस नहीं हो सकता, 6 महीने बाद आई तो 6 महीना प्लस 6 वीक्स, 6 वीक जिस दिन वापस आई उस दिन से 6 हफ्ते के अंदर अंदर ये ऑर्डिनेंस अगर पास हो गया, मुबारक हो, लॉ बन गया। नहीं पास हुआ, दिस ऑर्डिनेंस विल लैप। दैट मीन्स द मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस ऑर्डिनेंस इज 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स। देखो, द प्रेसिडेंट हैज़ द एबिलिटी टू इशू एन ऑर्डिनेंस व्हेन one or both the houses of the parliament is not in session and the president believes that situation exists that require prompt action। ज़रूरी है, लॉ पास करना ज़रूरी है। Furthermore, the ordinance he issued has the same legal effect as the parliamentary act। जैसे मैंने आपको बताया, it will have the same effect as law। This power has been vested so as to enable the president to deal with serious circumstances। ठीक है, चलो उसके बाद द प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज़ द अथॉरिटी टू रिवोक द ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम। ऑर्डिनेंस ऑफ दिस नेचर हाउएवर मस्ट बी प्रेजेंटेड टू बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। द ऑर्डिनेंस मस्ट ऑल्सो बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स ऑफ द पार्लियामेंट्स रिटर्न ऑफ सेशन। सॉरी, अब हम लोग देखते हैं वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में। तो देखो, ये जो वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि कोई भी बिल लॉ कैसे बनता है। लोकसभा राज्यसभा ने पास किया, प्रेसिडेंट के पास बिल गया, प्रेसिडेंट ने असेंट दिया, बिल लॉ बन गया। अब मान लो कि लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया और प्रेसिडेंट ने इस बिल को असेंट नहीं दिया, प्रेसिडेंट ने इस बिल को विथहोल्ड कर दिया, या प्रेसिडेंट ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया, या प्रेसिडेंट ने इस बिल को वापस भेज दिया। तो जब प्रेसिडेंट इस बिल पे असेंट नहीं दे रहा है, या तो इस बिल को रिजेक्ट कर रहा है, या वापस भेज रहा है, या विथहोल्ड कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि दिया गया है आर्टिकल 111 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। देखो, आफ्टर अ बिल इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, the president is required to approve it. As per article 111 of the constitution, when a bill comes before the president, जब एक बिल प्रेसिडेंट के पास आया, he can either assent, या तो वो इस बिल को assent दे दे, ठीक है, तब तो बिल लॉ बन जाएगा, मैंने आपको बताया, और withhold his assent, इस बिल पे एक्ट ना करें, ना इस बिल को वापस भेज रहा है, ना इस बिल को रिजेक्ट कर रहा है, विथहोल्ड, और रीसेंड इट फॉर रिकन्सिडरेशन, या वापस भेजते इस बिल को लोकसभा राज्यसभा को फॉर रिकन्सिडरेशन। इस पावर को ही बोलते हैं वीटो पावर। दिस वेरी कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ओवर द बिल इज रिफर्ड एज वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो 3 तरह का वीटो है जो इंडियन प्रेसिडेंट के पास अवेलेबल है। देखो, पावर ऑफ वीटो,
सबसे पहले एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है, मान लो लोकसभा ने, राज्यसभा ने बिल को पास कर दिया, बिल आया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट इस बिल को रिजेक्ट कर देगा, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। लेकिन ये जो एब्सोल्यूट वीटो का पावर है ये प्रेसिडेंट एक्सरसाइज कर सकता है ओनली इन केस ऑफ 2 कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या है, ऑन एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सबसे पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, इफ द बिल इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मान लो कि मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैंने एक बिल पास किया टू इन्हांस दी सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब ये एक मनी बिल है, ठीक है, इट इज़ टॉकिंग अबाउट मनी मैटर, ये एक मनी बिल है। तो मनी बिल के केस में मैंने आपको बताया प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ रिक्वायर्ड। मुझे ये बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने परमिशन नहीं ली, ठीक है। तो जब ये बिल गया प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट इस बिल को रिजेक्ट कर दिया ये कह के कि दिस बिल इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों? क्योंकि दिस इज़ अ मनी बिल, इट इज़ टॉकिंग अबाउट इन्हांसिंग द सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इस मनी बिल के केस में मेरी रिकमेंडेशन, मेरी प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की नहीं ली गई, तो इसीलिए प्रेसिडेंट बोलेगा मैं इस बिल को रिजेक्ट करता हूँ। तो प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज द पावर ऑफ एब्सोल्यूट वीटो व्हेन द बिल इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे मैंने आपको बताया, और ऑन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जब उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करेंगे तब भी वो एब्सोल्यूट वीटो पावर को यूज़ कर सकता है। दूसरा, सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है, कोई बिल आया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उस बिल को वापस भेज देगा फॉर रिकंसिडरेशन, इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। लेकिन अगर वही बिल वापस फिर से आया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज असेंट। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, सस्पेंसिव वीटो, ये जो पावर है वो सस्पेंसिव वीटो कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड इन केस ऑफ मनी बिल। मनी बिल को प्रेसिडेंट वापस नहीं भेज सकता है फॉर रिकंसिडरेशन, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो सस्पेंसिव वीटो की पावर है, ये जो पावर है प्रेसिडेंट के पास कि बिल को वापस भेज दे फॉर रिकंसिडरेशन, ये प्रेसिडेंट मनी बिल के केस में नहीं कर सकता। मनी बिल को प्रेसिडेंट वापस नहीं भेज सकता है टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। तो सस्पेंसिव वीटो विच अलाउज द प्रेसिडेंट टू रिटर्न द बिल टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। लास्ट, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो मतलब होता है कि प्रेसिडेंट उस बिल को विथहोल्ड कर लिया, मतलब ना उस अपने पॉकेट में रख लिया, ना उस बिल को असेंट दे रहा है, ना उस बिल को रिजेक्ट कर रहा है, ना उस बिल को वापस भेज रहा है। अब प्रेसिडेंट ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई टाइम तो मेंशन नहीं है कि कितने दिन में प्रेसिडेंट को असेंट देना है इस बिल को, कितने दिन में प्रेसिडेंट को इस बिल को वापस भेजना है, कितने दिन में प्रेसिडेंट को इस बिल को रिजेक्ट करना है। कुछ भी टाइम तो मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट यूज़ करता है पावर ऑफ पॉकेट वीटो। क्योंकि कोई टाइम मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रेसिडेंट इस बिल को अपने पॉकेट में रख लेगा, मतलब प्रेसिडेंट विल नॉट एक्ट ऑन दिस बिल। देखो, विच लिटरली पॉकेट वीटो, which literally means to pocket a bill for endless time, enabling the president to not act upon the bill. However, in case of constitutional amendment bill, the president is bound to give his assent. अब हम लोगों ने देखा वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर देख लिया, एमरजेंसी पावर है क्या, ठीक है। तो ये जो इमरजेंसी पावर है, देखो आपको पता है कि इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 18 में दिया गया है। आर्टिकल 352 डील्स विद नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 डील्स विद प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 360 डील्स विद फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब ये जो पावर है, ये जो इमरजेंसी पावर है, ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस है, इसमें आर्टिकल 352 में कहा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी इफ देयर इज अ थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। सिमिलरली इन केस ऑफ आर्टिकल 356 ऑल्सो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू प्रोक्लेम, टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल on either on report of the governor or otherwise if there is breakdown of constitutional machinery in a state। मतलब ये पावर जो है प्रेसिडेंट के पास है टू प्रोक्लेम इमरजेंसी। ये पावर किसी और को तो नहीं दी गई, गवर्नर को नहीं दी गई, ठीक है। ये पावर प्रेसिडेंट को दी गई है, प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं दी गई है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 355 में कहा गया है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट द स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। तो हमारे इंडिया में अगर कोई भी मुश्किल आएगी, अगर कोई भी डेंजर आएगा, इफ़ देयर विल बी थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इफ़ देयर विल बी थ्रेट टू द सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इट विल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट इंडिया। ये पावर हम स्टेट को नहीं दे सकते कि तुम इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो, तुम प्रेसिडेंट रूल लगा दो या तुम नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो, नहीं। ये पावर
हम स्टेट को नहीं दे सकते, ये पावर यूनियन के पास ही रहेगी, ये पावर प्रेसिडेंट के पास ही है टू इन्वोक आर्टिकल 352 और 356 और 360 एंड प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये पावर प्रेसिडेंट के पास इसलिए है, यूनियन के पास इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट इंडिया, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, और इफ देयर इज अ थ्रेट टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट इंडिया। इसीलिए ये पावर यूनियन के पास है, प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, ये इमरजेंसी प्रोविजंस का मैंने एक लेक्चर लिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। अब इमरजेंसी पावर किया, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, वीटो पावर, इमरजेंसी पावर्स के मैंने एक लेक्चर लिए हैं, आप उसको देख लीजिएगा, जिसमें मैंने नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो मिलिट्री पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ही इज द कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ ऑफ द आर्मी, चीफ ऑफ द नेवी, चीफ ऑफ द एयर फोर्स। जुडिशियल पावर देख लिया, फाइनेंशियल पावर, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर,